नमस्कार, माय नेम इज डीके और ये मेरी वीडियो का 14वां पार्ट है। इससे पहले हमने 13 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। प्राचीन भारत की लगभग 3 से 4 क्लास और आएंगी और इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अगर आप मतलब आपने भी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देख लें और हम एक क्रम में चीज़ों को समाप्त कर रहे हैं। आज का जो क्रम है, पिछली जो क्लास थी हमने अशोक के जो शिलालेख हैं वे किस स्थान से मिले हैं और अशोक के शिलालेखों में कौन सी मुख्य बातें हैं और किस स्थान में मतलब कितने स्थानों से वे मिले हैं। 14 शिलालेखों का वर्णन हमने किया है जो वृहद शिलालेख थे, विभिन्न स्थानों से मिले थे। उनमें भी क्या क्या मुख्य बातें थी मैंने बता दिया था। आज की क्लास जो है वो मौर्य काल की अंतिम क्लास है। आज के बाद मौर्य काल की क्लास नहीं आएगी, मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अशोक के धम्म के बारे में चर्चा करते हैं कि अशोक का धम्म क्या है। क्या यह है बौद्ध धर्म में जो बौद्ध धर्म का जो प्रसार किया था बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने, क्या उसी का एक रूप है, हम समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अशोक के धम्म को। देखो, जब हम धम्म की बात करते हैं तो आपको पता ही है कि यहाँ पे ज़्यादा जो सबसे प्राचीन भाषा है वह संस्कृत है। तो जब संस्कृत की हम बात करते हैं तो संस्कृत से ही आगे चल के बहुत सारी शाखाएं बढ़ी भाषा के क्षेत्र में। उसी में से मतलब अगले चरण में आपको पाली प्राकृत देखने को मिलती हैं। पाली और प्राकृत, प्राकृत में ही धर्म को धम्म कहा जाता है। मतलब धर्म जिसको हम संस्कृत में कहते हैं, प्राकृत में उसी को धम्म कहते हैं। तो दोनों में अंतर नहीं है। हमारे यहाँ पे शुरुआत से ही धर्म का जो अर्थ रहा है वह धारण करने योग्य है। मतलब वे विचार जिनको एक व्यक्ति धारण करे और एक मानव से मानव बन सकता है, जिन विचारों को धारण करके। तो हमारे यहाँ पे धर्म का अर्थ है धारण करने योग्य। धम्म का भी यही अर्थ है, धारण करने योग्य। ऐसे विचारों का प्रतिपादन करना, ऐसे विचारों का अनुसरण करना, ऐसे विचारों के साथ अपने जीवन को मतलब अनुशासन में रखना, जिन विचारों से समाज में उत्कर्ष हो और लोगों की भावना का अच्छी भावना का विकास हो। तो यही है। हम फिर भी थोड़ा और डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्या कारण था कि एक राजा को धम्म के माध्यम से प्रचार करना पड़ गया या उसको धम्म नीति को अपनाना पड़ गया। देखिए, आज से पहला नहीं हुआ था कि इतने बड़े भूभाग पे किसी राजा ने, भारत के किसी शासक ने इतने बड़े भूभाग पे कंट्रोल किया हो। देखो, अगर हम भारत की बात करें तो ये हमारा तत्कालीन जो भारत है वैसे ये दिखाई देगा, लेकिन जब मौर्य काल की जब हम बात करते हैं तो भारत कुछ इस तरीके का था। भारत बहुत विशाल था उस दौरान। तो मौर्य साम्राज्य के दौरान अशोक का जो साम्राज्य था अफगानिस्तान तक उसकी सीमाएं थी। दक्षिण में भी, दक्षिण के 2 राजवंशों को छोड़ दो तो बाकी पूरे भारत में उस वक्त मौर्य साम्राज्य का कब्जा था। मतलब अशोक का जो साम्राज्य था इतना विस्तारित था। इतने बड़े विस्तार में अगर उसको शासन करना है तो नीतियां 2 हो सकती हैं। एक हो सकती है तलवार की नीति। तलवार की नीति से वो कुछ दिनों तक शासन कर सकता है, लेकिन एक हो सकती है धम्म की नीति। इसी को सृजनात्मक नीति कहते हैं। इसके जरिए वह जनता को यह एहसास करवा दे कि मैं उनका शासक हूं, मैं उन्हीं के बीच से आया हूं और मैं एक नैतिक शासक हूं। अपने आप को ही नैतिक नियमों के केंद्र में रखकर अगर ये बात करे तो जनता इसके साथ सहृदय की भावना से जुड़ सकती है। तो इसने मतलब इन्होंने धम्म नीति का अनुसरण किया, क्योंकि देखिए विशाल जनसंख्या थी, विशाल बहुभाषी लोग थे, अलग अलग भाषा और संस्कृति के लोग वास करते थे। इन सब को एक सूत्र में, एक केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत रखना बड़ा ही विचित्र कार्य था, बड़ा ही कठिन कार्य था। तो उस मतलब जो अशोक है, अशोक ने इसी नीति के तहत चले कि हम तलवार की नीति अपनाएंगे नहीं, सृजनात्मक नीति पे ध्यान देंगे, धम्म नीति। लेकिन ध्यान से देखना है, इतने बड़े भूभाग पे कंट्रोल, इतने बड़े भूभाग को तलवार के बल पर ही जीता गया है। जीतने के बाद धम्म विजय, मतलब धम्म का प्रसार करने का कारण अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है तो जो जीता हुआ राज्य है उसको किसी तरह सुरक्षित बनाए रखना है। जो पड़ोसी राज्य हैं विद्रोह ना करें, वहाँ की जनता अशोक को अपना शत्रु ना माने, अपना शासक माने। इस वजह से आपको दिखाई देगा कि ये धम्म का प्रसार कर रहा है। तो क्या है, एक लाइन में अगर कहा जाए, आपको एक लाइन में बताना हो कि अशोक का धम्म क्या है, तो वो है अपासिनिवे बहुकियाने दया दाने
सचे सोचे माधवे साधवे च। ये वाक्य जब हम यूपीएससी का आंसर राइटिंग करनी होती है और उसमें कभी अगर इस तरह की डिटेल आ जाए कि अशोक के धम्म के आवश्यक तत्व क्या हैं या अशोक के धम्म से हमें क्या सीख मिलती है और आज के समय के लिए में कैसे प्रासंगिक हो सकते हैं, तो हमको ये वाक्य अगर याद हो तो ये भूमिका में बहुत काम आता है। मैं एक बार और बता दूं, अपासिनी वे बहु कियाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे च। क्या मतलब है इस बात का? अपासिनी वे का मतलब है पाप रहित, आपके कर्म ऐसे हो जो पाप रहित हो। बहु कियाने, आपका काम ऐसा हो जो कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा दे। दया दाने मतलब जो जीव हैं, जो ऐसे जीव हैं जो मतलब बेचारे कमजोर हैं, दुर्बल लोग हैं, उन पर आपको दया करनी है। दाने, दान का मतलब है अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता है तो उसकी आवश्यकता पूर्ति आप कर दो, तो दान का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सचे सोचे मतलब सच्चाई का चयन करना चाहिए, सदा सत्य धर्म का पालन करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम झूठ बोला जाए। और है माधवे साधवे च, मतलब माधवे का मतलब है मृदुता, अपनी वाणी अपनी जिह्वा पर इतनी लगाम होनी चाहिए कि वो जो ध्वनि है वो किसी दूसरे को अपमानित ना करे। क्योंकि देखो, अगर आपने किसी व्यक्ति को गाली दी है या आपने किसी व्यक्ति की बुराई की है तो उसकी एक खास बात है कि वो सबसे पहले आपकी जिह्वा को ही टच करके बाहर आएगी। तो कहते हैं कि आपकी जो वाणी है वो मतलब ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें सहनशीलता दिखाई दे। तो हम यहीं पे मैंने इसका वर्गीकरण कर भी रखा है। धम्म के जो वे पक्ष जिनको हमें मतलब स्वीकार करना चाहिए, एक है मृदुता, अपनी जो वाणी है उसमें मृदुता मधुरता लेकर आए। दूसरा है सभी के साथ प्रेम भाव से रहें क्योंकि सभी लोग ईश्वर की संतान हैं। और सहनशीलता पर यह बल देता है कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने आपको बहुत छोटी सी बात बोल दी और आप तुरंत उसका जवाब दे। सहनशीलता का जो गुण है वो अपने अंदर विकसित करना जरूरी है, क्योंकि अगर छोटी छोटी बात पर आप क्रोधित होंगे तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो सहनशीलता का विकास करें, कल्याणकारी कार्य करें। दया और दान मैं बता चुका हूं। फिर कौन से पक्ष हैं धम्म के अनुसार जिनका हमें त्याग कर देना चाहिए? तो क्रोध का त्याग कर देना चाहिए, घमंड को छोड़ देना चाहिए। दूसरों के पास कुछ संपत्ति है, आपके पास नहीं है, तो आप एक हेल्दी कंपटीशन के जरिए उसे प्राप्त करने का प्रयास करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे चिढ़ने लगे, इसी को ईर्ष्या कहा जाता है। तो ईर्ष्या का त्याग करें, प्रचंडता का नाश करें और निष्ठुरता, काम के प्रति कार्य न करने की इच्छा, कि किसी काम को टाल देने वाली इच्छा, निष्क्रिय भावना में पड़े रहना, इस तरह की चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये भी आपको धर्म के मार्ग से विचलित करता है। क्यों? क्योंकि धम्म के अनुसार धर्म है धारण करने योग्य, मतलब कर्म ही यहाँ पे धर्म की बातें कर रहा है। तो जब मैं यहाँ तक बात करता हूँ तो ये धम्म है और उसके आवश्यक तत्व हैं। फिर धम्म का प्रचार किस एरिया तक अशोक ने किया? तो धम्म के प्रचार की जब हम बात करते हैं तो देखिए, प्रचार किया है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या ये एक धर्म है? तो ये एक धर्म नहीं है, क्योंकि न तो किसी पुस्तक का जिक्र है और न ही किसी पुस्तक का जिक्र है, न ही किसी पुरोहित का जिक्र है। तो हम इसे धर्म मतलब ये नहीं कह सकते कि ये एक धर्म है। फिर इसका प्रसार बहुत सारे जगह पे भी किया गया, अशोक ने खुद इसका प्रसार किया। और इसके प्रमाण क्या है? क्योंकि वह धर्म महामात्र की नियुक्ति करता है, एक अधिकारी नियुक्त करता है जो धम्म का प्रसार करेगा। और तो और अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजता है, अपनी पुत्री संघमित्रा के साथ दोनों श्रीलंका जाते हैं धम्म का प्रसार करने, धम्म के बारे में बताने। अब देखो कितनी दूर भेज रहा है। यहाँ आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, यहाँ मगध का शासन है, यहाँ से यहाँ अपने पुत्र और पुत्री को भेज रहा है। फिर इसके बाद मौर्यकालीन विशेषता की जब हम बात करते हैं, देखिए ये तो हमने पढ़ लिया अशोक के लिए पूरी एक क्लास आई। अब तक किसी एक खास राजा के लिए अब तक कोई क्लास नहीं आई, लेकिन एक सिंगल क्लास अशोक के लिए थी, इतना कुछ था इसके शासनकाल में। फिर मौर्यकालीन विशेषता की बात करते हैं। देखिए आज का जो लोक कल्याणकारी राज्य है, जैसे किसी भी स्टेट को लोक कल्याणकारी होना चाहिए, आम लोगों के पक्ष में को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। इसी को नॉर्मल भाषा में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहते हैं। तो ये लोक कल्याणकारी अवधारणा आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। अशोक के समय मौर्य काल में ये देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि सर्वलोक हित ही मेरा कर्तव्य है, यह अशोक ने अपने शिलालेख में लिखा हुआ है। तो
केंद्रीय प्रशासन की नींव ये डालता था। देखो ध्यान से, अगर आप देखो तो यहाँ पे इनकी राजधानी है और पूरे जो यहाँ से अफगानिस्तान, आप ये दक्षिण भारत, इधर जो है ना पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, यहाँ तक इसकी सीमा लग रही है। तो केंद्रीय प्रशासन की नींव डालता है कि सारे के सारे प्रांत एक बड़ी प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं। और तो और केंद्रीय प्रशासन में भी जो राजा का पद है वह मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि राजा को कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में कहता है, मैं पहले बता चुका हूं, कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इसने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। यह अर्थशास्त्र की पुस्तक न होकर राजनीतिक पुस्तक है, ये बार बार पूछा जाता है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। इसी में बताया गया है कि राजा को एक गुणवान व्यक्ति होना चाहिए। राजा का जो चरित्र है वह उत्तम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनता अपने राजा का अनुसरण करती है, अपने राजा जैसा बनना चाहती है। तो इसलिए राजा की गद्दी पे यदि कोई निकृष्ट व्यक्ति बैठ जाता है तो जनता भी निकृष्ट हो जाती है। और तो और वह आगे चलकर यहीं तक नहीं रुकता। कौटिल्य कहता है कि मंत्री परिषद जो है ना उस रथ के पहिए के समान है। जिस तरह रथ को चलाने के लिए पहिए की आवश्यकता है, इसी तरह राज्य अपने मंत्री परिषद के बिना रथ पहिए रहित रथ के समान है। इसका मतलब मंत्री परिषद की तुलना पहिए से करता है। और इसीलिए बड़े बड़े अधिकारी आपको मौर्य साम्राज्य में देखने को मिलते हैं। देखिए, उच्च अधिकारियों की बात करें तो उच्च अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता है और 18 तीर्थों की चर्चा कौटिल्य ने की है। बड़े अधिकारी 18, इसमें से एक है समाहर्ता, ये राजस्व विभाग का प्रमुख है। और एक है सन्निधाता, ये कोषा अध्यक्ष है। एक है कर्मांतिक, ये है उद्योग मंत्री। एक है व्यवहारिक, ये है दीवानी न्यायालय का प्रमुख। एक है प्रदेष्टा, ये फौजदारी न्यायालय का प्रमुख है। ये बड़े बड़े अधिकारी हैं। अच्छा, ये डायरेक्ट आते हैं बड़े एग्जाम में, यूपी पीसीएस में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि मौर्यकालीन साम्राज्य में जो शब्दावली है, समाहर्ता किसको बताती है? तो समाहर्ता राजस्व विभाग को बताती है, सन्निधाता कोषाध्यक्ष को बताता है, कर्मांतिक उद्योग मंत्री को बताता है, व्यवहारिक दीवानी न्यायालय को बताता है, प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय को बताता है। फिर इसके बाद जो छोटे अध्यक्ष हैं, 26 अध्यक्षों की तुलना, मतलब 26 अध्यक्षों का उल्लेख भी मिलता है। सारे तो लिखवाना यहाँ पे संभव नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ। जैसे सीता अध्यक्ष है, सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का प्रमुख था। पोतवा अध्यक्ष मापतोल विभाग का अध्यक्ष था। और पण्या अध्यक्ष व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष था। अकारा अध्यक्ष ये खनन विभाग का प्रमुख था। और सूता अध्यक्ष ये कताई बुनाई का प्रमुख था। देखिए क्या है, हमारी समस्या ये होती है कि हमको चाहिए हर जगह मजा। मतलब स्टूडेंट की ये समस्या देखी गई है, मैंने देखा है ऑफलाइन में कि ज़्यादातर जहाँ मजा आए उस चीज़ को बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, जैसे कहीं लड़ाई हो। लेकिन एग्जाम में मैंने ये देखा है जहाँ बहुत इंटरेस्ट लोग लेते हैं, क्वेश्चन वहाँ से बनता नहीं है। इन चीज़ों पे लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, सवाल यहीं से बन जाता है, क्योंकि डिटेल है, इन्फॉर्मेशन है, कुछ नहीं है। बस सीता अध्यक्ष कृषि विभाग है, डायरेक्ट पूछ लेता है। पोता अध्यक्ष मापतोल विभाग है, डायरेक्ट पूछ लेता है। लेकिन लोगों को जहाँ मजा आए वही पढ़ते हैं और सब वही पढ़ते हैं। कमाल की बात यह है कि हेल्दी कंपटीशन कुछ ही लोगों के बीच होता है जो इस चीज़ को समझ पाते हैं। तो मैं बताता हूँ अपनी ऑफलाइन क्लास में लोगों को, लेकिन फिर भी बताने के बावजूद लोग फॉलो करते नहीं हैं, बहुत कम फॉलो करते हैं, क्योंकि सबको वही मज़ा चाहिए। तो चलिए इसके बाद जो है विविता अध्यक्ष की जब हम बात करते हैं तो चारागाह का प्रमुख है। और बूचड़ खाने का जो अध्यक्ष है उसी को बोलते हैं सूना अध्यक्ष। देखो यहाँ पे ना दो तरह के न्यायालय हैं, एक तो है फौजदारी, एक है दीवानी। आज भी यही वर्गीकरण आपको देखने को मिलता है। तो दीवानी जो न्यायालय है उसको बोलते हैं धर्म अस्थायी, और जो फौजदारी न्यायालय है उसी को बोलते हैं कंटक शोधन। तो ध्यान रखना, मौर्यकालीन समाज में फौजदारी न्यायालय को क्या कहते हैं, दीवानी को क्या कहते हैं। देखो, गुप्तचर विभाग का जो अधिकारी है, जो बड़ा अधिकारी, उसको महामात्यस्पष्ट कहा जाता है, महामात्यस्पष्ट। और गुप्तचर विभाग दो तरीके से काम करता है। कुछ गुप्तचर जगह जगह जाकर सूचनाएं इकट्ठा करते हैं, मतलब घुमंतु प्रजाति जिसको हम कह सकते हैं। तो जो घूम घूम कर अपनी ड्यूटी निभाते हैं उसको संचारा कहते हैं। और जो एक जगह रहकर ही, एक बंद कमरे में रहकर ही
सूचनाओं के आधार पर राज्य के शत्रुओं का मित्र का पता लगाते हैं, सूचना कलेक्ट करते हैं, उन्हीं को संस्था अध्यक्ष कहा जाता है। ये एक ही स्थान पर रुकते हैं। और अशोक के समय 5 बड़े बड़े प्रांतों का उल्लेख देखने को मिलता है। एक है उत्तरापथ, जो तक्षशिला, आज का जो तक्षशिला जिसे हम तक्षशिला के नाम से जाना जाता है, ये उत्तरापथ है। दक्षिण पथ में सुवर्णगिरी है और अवंती उज्जैन को कहा जाता है, प्राची पाटलिपुत्र को और कलिंग तोषली को। देखो यही वो जगह थी जहाँ पे अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। बड़े नरसंहार को देखने के बाद उसने तय किया कि अब मैं भविष्य में कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा और धम्म विजय पे निकलूंगा, क्योंकि बुद्ध के द्वारा बताया हुआ ज्ञान ही संसार के काम आ सकता है। तलवार से हम राज्य तो जीत सकते हैं लेकिन लोगों के हृदय नहीं जीते जा सकते। तो यहीं पे कलिंग विजय में वह अपने हथियार डाल देता है। देखो ये इन्फॉर्मेशन है टोटल, लेकिन आती बहुत मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। देखिए जब हम बात करते हैं प्रशासनिक इकाई की, तो जिले को यहाँ पे विषय कहा जाता था। और मेगास्थनीज ने मतलब 2 अधिकारियों का जिक्र किया है, एक है एस्टिनोमाइक और एक है एग्रोनोमोई। एक है एस्टिनोमोई और दूसरा है एग्रोमोई। अच्छा, ये जो एस्टिनोमोई है ये नगर का प्रमुख होता था और एग्रोनोमोई जो है वो सड़क का प्रमुख होता था। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है इंडिका, और इंडिका में मतलब क्या बातें भारत के लिए सही हैं, क्या मौर्य काल की जानकारी वह देती है, ये सब बातें हो चुकी हैं। आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। आवेदक को सिंचाई विभाग का मतलब जो, अच्छा यहाँ पे जो भूमि थी ना, यहाँ की भूमि 2 तरीके से निर्भर मतलब 2 तरीके से बटी हुई थी। एक तो वह जिसपे कृत्रिम सिंचाई हो सकती है, एक वह जो वर्षा आधारित थी, मतलब वर्षा होगी तो ही हम खेती कर सकते हैं, वर्षा पे ही सिंचाई निर्भर है, नहीं तो नहीं। तो 2 तरीके की थी। आवेद मात्रक को ऐसी कृषि थी जो मतलब सिंचित भूमि, जिसको हम कृत्रिम संसाधनों जैसे झील, नदी में कोई नहर बनाई या खाले से हम क्या कर सकते हैं सिंचाई, इसी को आवेदक कहा जाता था। देव मात्रक ऐसी भूमि को कहते थे जो वर्षाधीन थी, जो वर्षा के अधीन थी। अच्छा, यहाँ पे बड़े बड़े बंदरगाह देखने को मिलेंगे। पश्चिम और पूरब के जो बंदरगाह हैं आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। पश्चिम के बंदरगाह एक तो भड़ोच है, एक है सोपारा। भड़ोच को ही भृग कच्छ भी कहा जाता है और सबसे प्राचीनतम बंदरगाह यही है, भड़ोच पश्चिम में। फिर जो पूर्वी बंदरगाह है वो तामलुक है, मतलब प्रमुख बंदरगाह। और यहाँ की जो राजकीय भूमि है, जो राजा के नियंत्रण में है राजकीय भूमि, उसको सीता कहा जाता है। ये डायरेक्ट प्रश्न है। फिर हम बात करते हैं जो अंतिम सम्राट है। अंतिम सम्राट से पहले एक छोटी सी बात और डिस्कस कर लेते हैं कि गांव को छोटे छोटे भागों में तोड़ रखा है। एक सिंगल गांव को ये लोग गोप कहते थे। मौर्यकालीन प्रशासन में एक सिंगल गांव गोप है और 100 गांव को संग्रहण कहा जाता है, 200 गांव को खारवटिक कहा जाता है और 400 गांव को द्रोणमुख कहा जाता है, 800 गांव को स्थनिक कहा जाता है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, एक गांव को गोप कहते हैं, 100 गांव को संग्रहण कहा जाता है, 200 गांव को खारवटिक कहा जाता है, 400 गांव को द्रोणमुख कहा जाता है, 800 गांव को स्थनिक कहा जाता है। राजकीय जो भूमि है उसे सीता कहा जाता है। और अंतिम जो सम्राट है अशोक साम्राज्य को, मौर्य साम्राज्य का, वह बृहद्रथ है। और बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और यहाँ मौर्य साम्राज्य का फाइनली एंड हो जाता है। और इसी दौरान यहाँ से शुंग वंश की नींव डालेंगे पुष्यमित्र शुंग, जो एक ब्राह्मण शासक था। तो अगली जो क्लास होगी, मैं कल की जो क्लास होगी इससे अगली क्लास, उसमें ये बताऊंगा। एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है जिसमें कौन राजा, कैसे मगध पर सबसे पहला मगध की स्थापना किसने की थी, उस पर शासन किसने किया था, उसके बाद कौन आए, मौर्य जो काल है वो बीच का टाइम पीरियड है, उससे पहले कौन था, इसके बाद कौन था। तो अगली क्लास केवल उस चीज़ को बताएगी। और अगर आप यहाँ तक हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कमेंट कर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। मैं बहुत नया हूँ यूट्यूब पे और मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा समझाया जाए, लेकिन क्या करें, देखो सीमित होता है कोई भी व्यक्ति, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो बाकी अगर आप यहाँ तक हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।